हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम यहाँ पर देखेंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 4th यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं डिमांड फॉरकास्ट एंड मेन पावर फॉरकास्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि डिमांड फॉरकास्ट क्या होता है। देखो, डिमांड फॉरकास्ट मतलब मांग पूर्वानुमान, मतलब जिस चीज़ की हमें मांग है उस चीज़ का पहले से ही अनुमान लगा लेना डिमांड फॉरकास्ट या मांग पूर्वानुमान कहलाता है। देखो, ये जो डिमांड फॉरकास्ट है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पहले से ही फॉरकास्ट कर लिया जाता है कि फ्यूचर में आने वाले गुड्स या सर्विस की डिमांड क्या हो सकती है। मतलब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि जो मार्केट में जो भी डिमांड है या जो भी नीड्स है मार्केट की, उसको हमने प्राइमरी या सेकेंडरी रिसोर्स से पता कर लिया। मतलब मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है या मांग है उस चीज़ को हमने जो पहले से पता किया उसी को यहाँ पर डिमांड फॉरकास्ट कहा जाता है। मतलब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है उस चीज़ का पहले से पता लगा लेना या अनुमान कर लेना, उस चीज़ को डिमांड फॉरकास्ट कहा जाता है। फिर सेकंड है हमारा मेन पावर फॉरकास्ट क्या होता है। देखो, मेन पावर फॉरकास्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ये मतलब डिसाइड किया जाता है या ये एनालिसिस किया जाता है कि फ्यूचर में किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की नीड्स होगी, उस चीज़ को यहाँ पर प्रिडिक्टिंग किया जाता है। उस चीज़ को यहाँ पर मेन पावर फॉरकास्ट कहा गया है। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा करियर प्लानिंग एंड करियर स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि करियर क्या होता है। देखो, करियर किसी भी पर्सन की लाइफ का एक मेजर ड्यूरेशन हो सकता है जिसमें वो अपनी लाइफ की पोजीशन को या प्रोफेशन को बोल्ड करता है। दैट इज कॉल्ड अ करियर। अब देखो, ये किसी भी पर्सन की लाइफ टाइम का सीक्वेंस ऑफ प्रोफेशन या पोजीशन हम कह सकते हैं। जैसे कोई पर्सन टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये क्या है, ये उसका करियर है। अब हम देखते हैं कि करियर प्लानिंग क्या होता है। देखो, करियर प्लानिंग में क्या होता है, करियर तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब देखो, प्लानिंग मीन्स एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब यहाँ पर पहले से ही डिसाइड करके रखा जाता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे, मतलब कौन सा काम करना है, कहाँ करना है, मतलब जो हमारा गोल है उसको कैसे अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए किस पाथ पर चलना है, इस चीज़ की यहाँ पर रिकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया करियर में कि कोई अगर जैसे डॉक्टर बनना चाहता है तो वो 10th के बाद जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद फिर कॉलेज में बी फार्मा, डी फार्मा, MBBS या MD जैसे बड़े कोर्स करके वो डॉक्टर बन सकता है। किसी को टीचर बनना है तो वो DED BEd करके अपना मतलब गोल को अचीव कर सकता है। किसी को अगर जैसे लॉयर बनना है तो वो LLB जैसे कोर्स को करके अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो वो जो पाथ पर चल रहा है और अपने गोल को अचीव कर रहा है, यहाँ पर उसने जो भी प्लानिंग करी है उसी चीज़ को करियर प्लानिंग कहा जाता है। ठीक, अब देखो, करियर प्लानिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे जो एम्प्लॉय है उनका मॉरल एंड मोटिव इम्प्रूव होता है। कैसे, अब देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब करियर प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो अचीव करना ही करना है, लेकिन साथ में अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के सेल्फ गोल को भी इम्प्रूवमेंट करोगे तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है उसका जो मॉरल है या मोटिवेशन है वो इम्प्रूव होगा ही। या अगर जैसे इससे क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर होता है वो रिड्यूस हो सकता है। कैसे, देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय मतलब जो सेल्फ उसका गोल है उस पर भी आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई एम्प्लॉय जाना पसंद करेगा क्या, जहां वो मतलब कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल को अचीव कर सकता है और अपने सेल्फ गोल को भी अचीव कर सकता है। फिर अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉय, मतलब आप एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करके रख सकते हो, रिटेन करके रख सकते हो। कैसे, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर करियर प्लानिंग करके रखी है, मतलब आपने उसको जॉब तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में आपने उसको एक करियर का ऑफर दिया है जहां वो अपने सेल्फ गोल को भी अचीव कर सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी एम्प्लॉय ना जाना पसंद करेगा, बल्कि उसका मॉरल एंड मोटिवेशन इंप्रूव होगा और वो अट्रैक्ट होकर रहेगा, रिटेन होकर के रहेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव थे करियर प्लानिंग के। अब हम देखते हैं कि करियर स्टेज क्या होता है। देखो, जैसे किसी पर्सन की लाइफ की स्टेज होती है ना, या एज की स्टेज होती है। जैसे सबसे पहले वो चाइल्ड होता है, फिर टीनएजर होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर उसके बाद में ओल्ड एज होता है। तो ये क्या थी, उसकी एज स्टेज थी। अब ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि करियर स्टेज क्या होता है। देखो, करियर स्टेज 5 होती है। फर्स्ट होता है एक्सप्लोरेशन, सेकंड इस्टेब्लिशमेंट, फिर उसके बाद में आता है हमारा मिड करियर, फिर आता है लेट करियर एंड लास्ट आता है हमारा डिक्लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो
फर्स्ट स्टेज है एक्सप्लोरेशन, उसमें क्या होता है? देखो एक्सप्लोरेशन मतलब जैसे कोई पर्सन अगर कॉलेज में है तो कॉलेज से निकलने के बाद में वो ऑब्वियसली अपनी जॉब ही देखेगा। तो कॉलेज से निकल करके जब तक उसको जॉब नहीं मिलती है, उसकी पहली जॉब, जब तक उसको पहली जॉब नहीं मिलती है, उस बीच का जो ड्यूरेशन रहता है उसको एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। यहाँ पर वो पर्सन एक्सप्लोर करता है कि मुझे आगे कौन सी जॉब लेना है, कहाँ जॉब करनी है, कैसी जॉब करनी है, और जैसे ही उसको जॉब मिल जाती है तो ये एक्सप्लोरेशन स्टेज एंड हो जाती है। तो ये एक्सप्लोरेशन फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पर कॉलेज से निकलने के बाद में पर्सन ने अपनी पहली जॉब लिया। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में क्या होता है कि देखो जो एक्सप्लोरेशन स्टेज थी उसमें पर्सन ने जॉब ले लिया। अब जॉब लेने के बाद में वो स्टेज तो वहीं ख़त्म हो गई जैसे उसने जॉब लिया। अब जैसे उसको जॉब मिलती वहीं से जो सेकंड स्टेज होती है इस्टेब्लिशमेंट वो स्टार्ट होती है। अब उसमें क्या होता है कि देखो वो जॉब मिल गई, अब जॉब करेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वर्क लोड आएगा, वर्क प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने नया काम सीखना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर वो उस वर्क को प्रॉपर तरीके से करना सीखेगा और मतलब उससे बहुत सारी गलतियाँ भी होगी तब भी वो चलेगा, लेकिन उसमें वो फिर क्या होगा कि उन गलतियों को सुधारेगा, प्रॉपर तरीके से वर्क को करना सीखेगा। सेकंड स्टेज इस्टेब्लिशमेंट में। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज आती है फिर मिड करियर। मिड करियर में क्या होता है कि जो 35 टू 50 प्लस एज 35 टू 50 एज के पर्सन्स रहते हैं वो मिड करियर में कहलाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट स्टेज थी उसमें उसने पहली जॉब लिया, पहली जॉब में वर्क किया, उससे मिस्टेक हुई, उसने वहाँ सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीखा। अब उससे जो थर्ड स्टेज है मिड करियर में, यहाँ पर उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करे, उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूवमेंट हो। ठीक, तो फिर ये जो स्टेज थी वो क्या है? मिड करियर। उसके बाद में आती है हमारी लेट करियर स्टेज। लेट करियर में क्या होता है कि जो 50 प्लस एज के पर्सन रहते हैं ना उनको हम लेट करियर स्टेज में गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन रहता है ना वो मतलब कि सीनियर हो चुका था, सीनियर एम्प्लॉय बन चुका था। अब वो यहाँ पर सुपरविज़न का काम करेगा, उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी, वो मतलब रिलैक्सेबल वर्क करेगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद में आता है हमारा लास्ट 5 स्टेज आती है डेक्लाइन। डेक्लाइन में क्या होता है कि वो रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है। ठीक, तो करियर स्टेज कितनी थी? 5 थी। एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मिड करियर, लेट करियर एंड डेक्लाइन। तो ये जो एक्सप्लोरेशन मतलब कॉलेज से निकल करके पहली जॉब लेता है, पहली जॉब से लेकर के रिटायरमेंट तक जब कोई पर्सन जाता है इस ड्यूरेशन को करियर स्टेज कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है सक्सेशन प्लानिंग। देखो सक्सेशन प्लानिंग भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन या पोस्ट खाली होने वाली है तो उसको फुलफिल करने के लिए ही पहले से ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी वर्कर को ट्रेंड करके रखता है या रेडी करके रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में CEO की पोस्ट खाली होने वाली है, उसका रिटायरमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए या डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से वो एग्जिट कर ले या किसी भी रीजन से अगर वो पोजीशन खाली होने वाली है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने किसी वर्कर को रेडी करके रखे या उसको ट्रेंड करके रखे कि उस पोजीशन को जैसे ही वो खाली होगी तो उसको वो फुलफिल उस पर्सन से या वर्कर से कर सके। उस चीज़ को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक जॉब एनालिसिस। देखो जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये देखो एग्जामिनेशन ऑफ जॉब कह लो या डिटेल्ड एनालिसिस कह लो जॉब का, क्योंकि यहाँ पर देखो जो जॉब एनालिसिस है उसमें टास्क आते हैं, ड्यूटीज़ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। अब ड्यूटीज़ मतलब बहुत सारे टास्क से मिलकर बनी होती है ड्यूटीज़, तो इन सब चीज़ों को कैसे पूरा करना है उस जॉब की यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया, उस जॉब का मतलब यहाँ पर पूरा डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, उसी को कहा जाता है जॉब एनालिसिस। अब यहाँ पर देखो इसके भी कुछ यूजेस हैं कि जॉब एनालिसिस का ऑर्गेनाइजेशन में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम जॉब एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है या हमें आगे और जो भी वर्क करना है उसकी हम कैसे प्लानिंग करें, उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर जॉब एनालिसिस के थ्रू ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। फिर सेकेंड है हमारा रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट में भी हम जॉब एनालिसिस के थ्रू ही रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कैसे मतलब जब हमें पता चलेगा
जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें कब रिक्रूटमेंट करना है, कैसे एम्प्लॉय लेना है, उनमें क्या क्या मतलब कि स्किल होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम रिक्रूटमेंट कर पाएंगे। और जो मतलब हमें जैसे वर्कर चाहिए वैसे एम्प्लॉय या वर्कर हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकेंगे। किसके थ्रू कर सकेंगे? जब हम जॉब एनालिसिस करेंगे तभी कर पाएंगे। फिर आता है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन एक टेस्ट के थ्रू हम एप्लीकेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्लेसमेंट। देखो हमने यहाँ पर किसी भी एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर प्लेसमेंट मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक प्रॉपर पोजीशन देते हैं कि जैसे मतलब कहना चाहिए कि अकाउंटेंट है या फिर ऑफिस असिस्टेंट है, तो इस टाइप की उसको एक प्रॉपर पोजीशन देते हैं जिस पर रह करके फिर वो वर्क करता है। फिर उसके बाद में आता है ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग भी हम ऑर्गेनाइजेशन में करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब किसी को कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। उसके थ्रू हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस एरिया में हमको ट्रेनिंग देनी है, किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, क्या वीक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर जॉब मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती है जॉब एनालिसिस करने के बाद में। फिर आता है एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी में क्या आता है कि देखो फैक्ट्री में ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं या बहुत से मतलब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एम्प्लॉय को ये फील होता है कि मैं अनसेफ हूँ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसे कौन से वर्क हैं, उस चीज़ को यहाँ पर हम जॉब एनालिसिस के थ्रू पता लगा पाते हैं। फिर उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय को हम कहना चाहिए कि कोई भी पोजीशन में रखें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि प्रॉपर पोजीशन दी जाती है। अब उस पोजीशन में रह करके उस पर्सन को क्या काम करना है, वो क्या काम कर रहा है या आगे उसको क्या काम करना चाहिए, इस चीज़ का यहाँ पर अप्रेजल किया जाता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस का यहाँ पर अप्रेजल किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है जॉब डिज़ाइन। देखो अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब रहती है, तो सभी जॉब के ऑल फैक्टर क्लियर होना चाहिए कि किस जॉब के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसके क्या वीक पॉइंट है। तो जो वीक पॉइंट होंगे उसको एलिमिनेट किया जाएगा और ये सारी चीज़ें कब हो पाएगी, जब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एनालिसिस होएगा तभी हो पाएगा। फिर उसके बाद में आता है जॉब इवोल्यूशन। जॉब इवोल्यूशन में क्या होता है कि देखो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है उसकी रियल वर्थ को यहाँ पर पता किया जाता है कि वो जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हम ऑर्गेनाइजेशन में करवा सकते हैं। फिर आता है हमारा जॉब एंड रोल डिस्क्रिप्शन। देखो जॉब या रोल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब है उस जॉब में क्या टास्क हैं, क्या ड्यूटीज़ है, क्या कंसिस्टेंसी है, कौन से रोल है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अब इसके क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, जैसे जॉब टाइटल है, जॉब लोकेशन है, जॉब समरी है, वर्क इन्वायरमेंट है, या फिर जो मटेरियल है, मशीन्स है, टूल्स है, ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्मेंस्ड है, या इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू देखते हैं और इसी के बेस पर कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर वर्क करता है। तो ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल डिस्क्रिप्शन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।